हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी को पता है कि हमने मैनेजर इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे पड़ोसियों की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। हम आसपास इन सभी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम हमेशा यूज करते हैं, हर रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता जब हम किताबों में पढ़ते हैं। तो आइए आज किताबों से इस ज्ञान को निकालकर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अच्छा, सेल्स में गए हो कभी? अच्छा, आपने सेल्स जूतों की देखी होंगी, कपड़ों की देखी होंगी, आपने और बहुत सारी एसेसरीज की सेल्स देखी होंगी, उसके बाद हर्डे पैकेजेस देखी होंगी, शूज की, स्नैक्स की सेल देखी होंगी। दिवाली पे लगती हैं जो स्नैक्स की सेल्स लगती हैं, जो आपके जो भी है, आपके गिफ्ट्स की सेल देखी होंगी। लेकिन कभी आपने नमक की सेल देखी है, मेडिसिन की सेल देखी है? नहीं देखी होगी। इसके कुछ कारण है, देखिए। अब यहाँ पहले हम सेल ऑफ हॉलिडे पैकेजेस, क्लोथ, शूज, स्नैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इन सेल्स के बारे में एक चीज कॉमन है, अगर हमारी जेब में पैसा है हम क्या कहेंगे, चलो यार ले लेते हैं हम। लेकिन अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है या किसी वजह से आपके पैसे खर्च हो चुके हैं, नहीं है, तो हम कहेंगे चल अगली साल देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, हम फ्लेक्सिबल है इस चीज में। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अरे होता हो जाएगा, नहीं होता तो भी कोई हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आसमान नहीं टूटने वाला, हम भूखे नहीं मरने वाले, या हमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हमें अच्छी लगती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इनके बिना हमारा काम चल सकता है। क्यों चल सकता है? हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स है। हम हॉलिडे पैकेज पे नहीं गए तो आसपास कहीं वैसे ही घूमने चले जाएंगे, पार्क में चले जाएंगे, या फिर हमने कोई स्पेशल शूज, जो ब्रांडेड शूज है उनकी खरीदारी नहीं की, तो हम नॉर्मल शूज पहन लेंगे, एक बार चप्पल में भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पार्टीज हैं, हम उनमें ना जाएं तो भी हम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्नैक्स, अगर हम स्नैक्स ना मिले, हमें समोसे, छोले भटूरे, हम गए बाजार में ना मिले, हम घर का खाना खा लेंगे। इसका मतलब क्या है, हम इनके बिना काम चला सकते हैं, यानी कि हम फ्लेक्सिबल इनके बारे में। लेकिन अगर नमक को देखो, हालांकि इसकी सेल नहीं लगती, लेकिन नमक खाने में 2 दिन नमक ना मिले, आदमी चक्कर खा के इधर भटकने लगता है। उस तरह मेडिसिन, आपने कोरोना का टाइम देखा, पैरास्टामोल जो मेडिसिन थी उसको होल्ड किया गया, यानी कि घरों में भी लोगों ने ला कर रख ली। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी कोरोना के टाइम पे जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, एंटीबायोटिक्स, वो घरों में लाके लोगों ने छुपा के रख ली कि भैया कोई मांगे तब भी मत देना, जान का सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितनी चाहिए मात्रा में हमें उतनी चाहिए। नमक क्या, अगर हम 1 चम्मच डेली यूज करते तो हमें 1 चम्मच चाहिए। चलिए एक दिन नहीं मिला, लेकिन अगले दिन हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, भाई कुछ ना कुछ नमकीन हमें खाना है। इसका मतलब क्या है, हम इन चीजों के बारे में फ्लेक्सिबल नहीं है। तो जिन चीजों के बारे में फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, इलास्टिक, यानी हम इलास्टिक हैं, हो जाए तब भी ठीक है, ज्यादा हो जाए अच्छा, कम हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा काम आसानी से चल सकता है, जिनके बिना हमें कोई बहुत ज्यादा जानो माल को खतरा नहीं होता है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो चीजें हमारे इलास्टिक होती हैं। और जो चीजें ऐसी हों जिनके बिना हम काम नहीं चला सकते, मेडिसिन हो गई, वकील की फीस हो गई, डॉक्टर के पास जाना, स्कूल की फीस हो गई, या नमक हो गया, और चीनी हो गया, कॉफी, या कोई हैबिट फॉर्मिंग चीज। किसी किसी को सिगरेट की इतनी तलब लगती है कि वो सिगरेट के बिना काम नहीं चला सकते, उनके बिना उनको खाना नहीं चाहिए, एक बार को सिगरेट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बिल्कुल इनइलास्टिक है, वो बिल्कुल जिद पे है कि हाँ जिद है कि यही करना है मुझे। तो जो चीजें रिजिड हों, फ्लेक्सिबल ना हो, उन्हें हम इनइलास्टिक कहते हैं। और जो चीजें फ्लेक्सिबल हो, जिनकी डिमांड फ्लेक्सिबल हो हमारे लिए, उन्हें हम इलास्टिक कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी होने वाला है ये, क्योंकि आपने समझ लिया कि हमारे जीवन में कहाँ काम आता है। आप देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड of a good to changes in one of the variables on which demand depends। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि हमारी जो डिमांड है बहुत सारे फैक्टर्स या वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है आपको याद होगा, डिमांड, जो कमोडिटी उसका अपना प्राइस, जैसे मार्कर है, सबसे पहले इसकी डिमांड को क्या इफेक्ट करेगा, अगर ये बहुत महंगा हो, मान लीजिए ये मार्कर 5,000 रुपए का है, तो इसकी डिमांड कम होगी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका प्राइस इफेक्ट करेगा इसकी डिमांड को। उसके बाद दूसरा जो गुड है, इसका सब्स्टिट्यूट है, उसका प्राइस, यानी रिलेटेड गुड का प्राइस। अगर कोई मार्कर वहां पे 50 रुपए का मिल रहा है तो मैं 5,000 का क्यों खरीदूंगी। इसका मतलब क्या है कि दूसरे मार्कर की प्राइस ने इसकी डिमांड को इफेक्ट कर दिया। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड,
जो हम सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारा, और बहुत सारे कारण हैं, भुखमरी हो गई, फ्लड हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, इक्वालिटी ऑफ इनकम, बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, तो वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करें। लेकिन जो भी फैक्टर हो, किसी की वजह से भी अगर डिमांड इफेक्ट हो रही है, उसका रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये यानी कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है, हमने देखा ना। अब आप फ्लेक्सिबल देखिए, कुछ चीजों में कम ज्यादा हो सकते हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं हो सकते। जैसे नमक, हम बिल्कुल नहीं हो सकते, अगर हमें जितना नमक चाहिए डेली का इंटेक हमें चाहिए ही, वरना हमारा ब्लड प्रेशर भी लो जाने लगता है। मेडिसिन का डोज, हम उसमें फ्लेक्सिबल नहीं है, वो इलास्टिक डिमांड है हमारी, यानी कि वो रेस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं है, वो इलास्टिक नहीं है। जो रेस्पॉन्सिव हो, रेस्पॉन्सिव का मतलब इलास्टिक, और नॉन रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है इनइलास्टिक, जो रेस्पॉन्ड ही ना करे, मतलब प्राइस चेंज हो, कम हो, ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नमक है, जैसे अगर नमक का दाम सपोज 20 रुपए पर पैकेट है, तो भी हम एक पैकेट ही खरीद रहे हैं एक महीने का, या 2 पैकेट जिसके घर में जितना यूज होता है। और अगर नमक के दाम बढ़कर 200 रुपए हो जाए, तब भी हम एक पैकेट ही खरीदेंगे। और भगवान ना करे ऐसी नमक की मारामारी हो जाए कि एक नमक का पैकेट 2000 का भी हो, तब भी हम कोशिश करेंगे हम पूरा नमक का पैकेट लाएं, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और खाना हमारी बेसिक नीड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो इनइलास्टिक होती हैं, यानी कि वो लोचशील नहीं होती, उनमें कोई लोच नहीं होता, वो रेस्पॉन्सिव नहीं होती प्राइस की। प्राइस घटे बढ़े भाड़ में जाए, उनपे कोई असर नहीं पड़ने वाला। नमक तो हमें खाना है भाई, हमें तो जरूरत है उसकी, ठीक है। ऐसे मेडिसिन है, हमें खानी ही पड़ती है, कोई मेडिसिन बहुत महंगी हो तब भी लोग कोशिश करते हैं जमीन बेकर, जायदाद बेकर इंसान का इलाज करा के उसे बचाते हैं। ऐसे वकील की फीस, कोई बहुत अच्छा वकील हो और आप बहुत बड़ी मुसीबत में, तो कह रहे भैया जमीन बेच दो, चाहे मकान गिरवी रख दो, मुझे बचा लो जेल से। तो इसका मतलब क्या, वो इनइलास्टिक है, ठीक है। अब यहाँ डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, अब जितनी मात्रा हम खरीदते हैं उसकी क्या रेस्पॉन्सिवनेस, कम ज्यादा हम कितनी कर सकते हैं। अब जैसे स्नैक्स है, कितनी भी कम हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, महीने भर में खा लेंगे हम, 2 महीने 4 महीने तक समोसे ना खाएं तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम दवाई ना खाएं 2-4 महीने, तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, समझ गए आप, ठीक है। तो चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मैंने बता दिए, प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, पॉपुलेशन चेंजेस है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सारी चीजें। तो अब क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। अब वेरिएबल यहाँ क्या होगा, प्राइस हो सकता है, आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट हो सकता है, आपकी पॉपुलेशन में जो चेंज आया वो हो सकता है, कुछ प्राइस ऑफ रिलेटेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे उस वेरिएबल की वजह से, उसमें जितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसकी वजह से आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है वो हम देखते हैं। यानी कि ऊपर क्वांटिटी ऑफ डिमांड लेते हैं, ऊपर डी, और नीचे कोई भी वेरिएबल। अब डी बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है, डी बाय पी होता है, तो डीपी। अब डीपीएस याद है आपको, सॉरी ये डी बनाते हैं इसको डी, तो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल है, या और बहुत सारी चीजें जो डी से शुरू होती है। वैसे में डी अल्फाबेट आपका पहले आता है, ABCD, और पी बहुत बाद में आता है, तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। डेप्यूटी से भी याद सकते हैं, डेप्यूटी में भी डी पहले आता है, तो डीपी, ये याद रखना है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा हमेशा ऊपर रहेगा, और जो भी वेरिएबल है, अभी हम प्राइस आ सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को हम PR लिखते हैं। उसके बाद टेस्ट, आपके परसेंटेज चेंज इन टेस्ट आ सकता है कुछ भी, या फिर आपका आ सकता है पॉपुलेशन चेंज, तो P लिख देंगे हम, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वेरिएबल की आपकी परसेंटेज क्या चेंज क्या होता है, ये होता परसेंट। परसेंट मतलब पर सेंट, और सेंट क्या होता है 100, यानी पर 100 यानी 10% चेंज का क्या मतलब होता है कि अगर हम कहें कि अगर किसी चीज का प्राइस इस समय 100 है और वो 10% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए बढ़ गए उस पर, 10%, यानी 10 100 पे बढ़ा तो कितना हुआ, 110 हो गया। इसका 20% यानी 120 हो गया। तो बहुत इजी सी चीज है, परसेंटेज चेंज आप दोनों का रखेंगे, वो परसेंटेज चेंज हम निकालना आपको बता देंगे, बहुत इजी है, और वैसे आप सभी जानते होंगे, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज चेंज हम देख लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे, वो बाद में हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के। प्राइस इलास्टिसिटी, कमोडिटी की अपने प्राइस के प्रति जो रेस्पॉन्सिवनेस या उसकी जो लोचशीलता होती है, रेस्पॉन्सिवनेस होती है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस होती है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, जो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस की जाती है। सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं, जो एक की जगह दूसरे यूज की जा सके, जैसे कि
कैनन का कैमरा है मेरे पास, उसकी जगह मैं सोनी का कैमरा भी यूज कर सकती हूँ, और बहुत सारी कंपनीज हैं कैमरे की, हम यूज कर सकते हैं। ये सपोज ये मार्कर है, मार्क्स का मार्कर है, और इसकी जगह हम और ट्रिनिटी कंपनी का मार्कर यूज करें या बॉस कंपनी का मार्कर यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है, काम तो वही करने वाले हैं। तो ऐसी चीजें जो एक जैसा काम करती हों और हमें एक जैसा, लगभग एक जैसा सुख देती हों, जैसे कि टी एंड कॉफी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनको पीने से, मतलब हॉट बेवरेजेस, कोल्ड में भी आइस टी पी लो, कोल्ड कॉफी पी लो, बेवरेजेस हैं, या फिर और आपका मिरिंडा है आपका, और मैंगो की कोई और ड्रिंक, फ्रूटी पी लें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सब्स्टिट्यूट्स ऐसा काम करते हैं। ओके, देन आपका आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी एक दूसरे के साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे अगर कैमरा है तो कैमरे में जो लेंस होता है, कैमरा लेंस के बिना बेकार है, राइट? ऐसे ही आपका कंप्यूटर टाइपराइटर के बिना बेकार है, ऐसे कार आपकी पेट्रोल के बिना बेकार है, डीजल के बिना। अब तो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल भी बन गई तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए उसके लिए। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी तो उसकी चार्जिंग बहुत महंगी होगी, तो उसकी वजह से कार की डिमांड पर असर पड़ जाएगा। ये चीजें आपको देखनी है कि कौन किसके साथ, जो लोग जो कमोडिटीज एक साथ मिलकर, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माना जाता है, और बहुत सारे जैसे आपके अटायर्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। बहुत सारी चीजें दुनिया में जो एक साथ आपकी यूज होती है। आपकी जैसे कि आप चीनी एंड चाय पत्ती यूज होती है आपकी एक साथ। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो बहुत सारे लोग चाय पीना छोड़ देंगे, विश्वास करिए, ठीक है। फिर आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से इलास्टिसिटी होती है उसको इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। मतलब कितनी डिग्री से कितना रेस्पॉन्सिव या दूसरी हम कमोडिटी उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी जगह। देन इनकम इलास्टिसिटी, जब आपकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसकी वजह से आप जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी की वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। देखिए सपोज हम एप्पल्स हैं या कोई बहुत महंगी कोई चीज है, मान लीजिए हम काजू ले लेते हैं या बादाम ले लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये लग्जरीज में नहीं आती हैं, लेकिन हाँ जिसकी इनकम बहुत कम हो बेचारी की, मान ले 5,000 या 10,000 रुपए महीने की इनकम है तो 2 किलो महीने के बादाम वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर किसी की इनकम बहुत अच्छी है तो ड्राई फ्रूट्स और नॉर्मली स्नैक्स को अपना शाम को थोड़ा सा तल के रोस्ट करके ओटीजी में रोस्ट करके या कहीं से भी कैसे भी खा सकते हैं उसको। तो नॉर्मली जो लोग हैं जिनकी इनकम कम वो लोग नहीं खाते। तो अब क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है कि बादाम, काजू या बहुत सारी ड्रिंक्स हैं या रेफ्रिजरेटर्स, कुछ भी ऐसी चीजें वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, इनकम के चेंज जितना परसेंटेज इनकम में हुआ उसकी वजह से किसी भी वस्तु की कितनी डिमांड बढ़ी वो इलास्टिसिटी कहलाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम, जो हमारा पहला जो टाइप है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी नॉर्मली आप याद करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में इलास्टिसिटी आए आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ही होती है। अगर स्पेसिफाइड ना किया जाए, अगर ये ना कहा जाए एक्सप्लेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अगर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा गया तो उसका मतलब क्या हुआ, याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कई बार स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, और अगर स्पेसिफाइड है तो कुछ और है। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the response of quantity demanded of a good to change in its price, other things remaining equal। यही लॉ ऑफ डिमांड में था, कुछ कुछ ऐसे था, other things remaining equal, यानी कि हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ प्राइस के चेंज होने का रेस्पॉन्स देखेंगे क्वांटिटी डिमांड पे, यानी कि किसी वस्तु के प्राइस चेंज होने पर हमने उस वस्तु की कितनी मात्रा घटाई, खरीदी, मतलब कितनी कम खरीदी या कितनी ज्यादा खरीदी उसके चेंज होने पर। यानी कि अगर वस्तु की मात्रा कम होती है, सॉरी वस्तु की प्राइस कम होती है, उसकी कीमत कम होती है, तो हम क्या करते हैं वहां पे क्वांटिटी जो परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं वो बढ़ा देते हैं कि नहीं बढ़ा देते। कोई चीज सस्ती हो जाए तो हम अपनी खरीदारी ज्यादा करते हैं उसकी, तो कितनी खरीदारी ज्यादा करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 100 किलो ज्यादा खरीद लेते हैं। तो हमारी जितनी परसेंटेज चेंज हमने की क्वांटिटी में वो हमारी क्या है, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक, अदर थिंग्स भी रिमेनिंग सेम का इक्वल का आपको पहले भी मीनिंग बताया, दोबारा बताते हैं कि जितने और फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं वो सारे स्थगित हो जाते हैं। यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्स के कमोडिटीज के दाम या सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज के दाम दोनों स्थिर रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर हम पेट्रोल के दाम डिस्कस कर रहे हैं
तो कार के दाम चेंज नहीं हो रहे, वो उतने के उतने ही हैं। या फिर जैसे इस पेन में इंक यूज करते हैं हम, जब हम मार्कर के दाम डिस्कस करते हैं उस समय आपके इंक के दाम स्थिर हैं, चेंज नहीं हो रहे। रिलेटेड गुड, आप कॉम्प्लीमेंट जो सब्स्टिट्यूट्स होती है उनके भी दाम स्थिर हैं। दूसरी ब्रांड का जो मार्कर है उसके दाम स्थिर हैं, चेंज नहीं हो रहे। हमारी इनकम यानी कि हमारी जो आमदनी है, पर मंथ जो सैलरी मिलती है वो चेंज नहीं हो रही, सब चीजें एज इट इज हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का क्या फॉर्मूला है, हमने पहले ही बताया था। यहाँ जो भी वेरिएबल नीचे लिखा जाए तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर प्राइस है। इस तरह आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में पीआर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने कहा था आपकी क्वांटिटी डिमांड, यानी ऊपर डिमांड है नीचे प्राइस है, तो इसका क्या है, डीपी फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी का। दूसरे में क्या हो जाएगा, अगर कोई है, अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज डेल्टा। याद है, डेल्टा को हम चेंज के लिए यूज करते हैं, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यूडी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्या लिखेंगे आप, हम यहाँ पे याद है वाई, डेल्टा वाई, ठीक है। यानी कि इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब प्राइस रिलेटेड गुड कोई भी हो सकती है, ऐसे आपके फॉर्मूलेस बनते चले जाएंगे। एक होती है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, जो आपकी नॉर्मली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा इसका फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो लोग खरीदारी करते हैं एडवर्टीजमेंट की वजह से, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट लिख दो, एडी लिख दो यहाँ पे। इस तरह आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आसानी से आप अपना ये फॉर्मूला लगा के इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा बिहेवियर मतलब कि कोई क्वांटिटी क्यों करती है। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट्स। देखिए, किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक होगी, यार ध्यान से सुनो, इलास्टिक कब होगी, जब उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हो। जैसे कपड़े, अगर हमें किसी दुकान पर एक कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है, किसी ने कहा इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें भी पता है बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे वहां पे कपड़े बिक रहे हैं, तो हम उस कपड़े को ना खरीद के एकदम दुकान से 9-10-11 हो जाते हैं, कहीं दूसरी दुकान पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि नमक अगर एक ही दुकान पे आपके गांव में रहते हैं या कॉलोनी में, और वहां नमक मिल रहा है आपको, और वो नमक सपोज 200 रुपए का एक पैकेट है, तो आप क्या करेंगे, वहां से नहीं जाने वाले, 200 रुपए चुपचाप जेब से निकाल लेंगे, नमक का पैकेट खरीदेंगे, घर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही नहीं है आपके पास उसका। नमक का कौन सा सब्स्टिट्यूट है भाई, आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। काला नमक का टेस्ट नॉर्मल नमक जैसा नहीं होता, जो आपका टाटा सॉल्ट है, कोई भी कैप्टन कुक है, ऐसे सॉल्ट्स आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेंधा नमक यूज करें, सेंधा नमक भी हर जगह नहीं मिलता, तो नमक आप सेंधा नमक और नॉर्मल सॉल्ट का, नॉर्मली जो आपका आयोडाइज सॉल्ट है उसका टेस्ट लगभग एक होता है, तो हम खरीद लेते हैं उसको, तो इसका क्या मतलब, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो इनइलास्टिक है। इसीलिए नमक की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक यानी बेलोचदार है, हिंदी में उसे बेलोचदार कहते हैं, ठीक है। वो नॉन रेस्पॉन्सिव, को कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी वो डिमांड, ठीक है। एक पैकेट लेना है, आंधी आए तूफान है, प्राइस कितना भी ऊपर नीचे जाए, राइट। अब जिनके सब्स्टिट्यूट्स बहुत होते हैं, जैसे कपड़े, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मैंने बताया। स्नैक्स के, कुरकुरे नहीं मिल रहे, हम लेस की चिप्स खा लेंगे, वो नहीं मिल रहे, हम घर में पापड़ कचरी भून के खा लेंगे, पकौड़े बना के खा लेंगे, समोसे खा लेंगे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, हमें स्नैक्स ही तो चाहिए। क्लोथ्स हो गया, शूज, ये नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, ठीक है, शूज का भी कुछ पचड़ा नहीं है हमारे साथ में। देन आपका लग्जरीज और नेसेसिटीज। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, लग्जरी और नेसेसिटी। क्या जिसकी डिमांड हम डिस्कस करें वो लग्जरी है या नेसेसिटी है। अब लग्जरी, अब देखिए फॉरेन आपके ट्रिप्स पे जाना, वहां पे हॉलिडे पैकेजेस लेना, या आपके बहुत महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स लेना, ये क्या है, लग्जरीज है। या बहुत बहुत महंगी गाड़ियां लेना। अब ये लग्जरीज के बिना क्या है, ये हमारे मन को संतुष्टि देती है, सुख देती है, हमें फ्लेक्स करने में, हमें शो ऑफ करने में मदद करती है, या हमें अच्छा लगता है। लेकिन क्या ऐसा है कि जिनके पास लग्जरीज नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकते, क्या वो सुखी नहीं रह सकते, क्या वो खुश नहीं रह सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी खुशी उनसे बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको उनसे ही खुशी मिलती है। कहीं आप जाइए, पार्क में बैठे, हो सकता है आपको एक
लंबोर्गिनी में बैठ के इतना खुशी ना मिले जितनी कि आपको नॉर्मल पार्क में बैठ के मिल जाएगी, या मर्सिडीज या फरारी में उतनी खुशी ना मिले, या 5 स्टार होटल में इतनी खुशी ना मिले जितनी आपको एक पार्क में या एक झील के किनारे मिल जाएगी। तो खुशी का कोई मतलब, इससे कोई मीनिंग नहीं है, ना ही आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी। तो लग्जरीज जहाँ है, जितनी ज्यादा लग्जूरियस चीज होगी उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मतलब हम उसकी डिमांड को कम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। पैसा आया हम बहुत ज्यादा खरीद लेंगे, पैसा नहीं हम बिल्कुल बंद कर दें, पूरी जिंदगी हमें लग्जरी ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम जिंदा रहेंगे। नेसेसिटी जैसे नमक है, दवाइयां, वकील की फीस, डॉक्टर की फीस, आपके स्कूल की फीस, ये नॉर्मल नेसेसिटीज हैं। इनको हमें पूरा मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें नेसेसिटीज जो होती है वो इनइलास्टिक होती हैं, उनको हम नहीं चेंज कर सकते। वो हमें जरूरत ज्यादा होती है, वो हमें करनी ही करनी होती है, उनके बिना हम नहीं रह सकते। देन परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम स्पेंड। देखिए अब एक तीसरा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया भी जरूरी है, तीसरा भी बहुत जरूरी है। वो क्या है? परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम स्पेंड। जिस चीज पर हमारी बहुत ज्यादा इनकम स्पेंड होती है वो इलास्टिक हो जाती है हमारी नॉर्मली। देखिए मेडिसिन है हमारी बहुत ज्यादा इतनी भी महंगी नहीं आती। मान लीजिए बहुत बड़ी बीमारी कोई हो जाए तो एक अलग बात है ना। नॉर्मल बीमारी में जो मेडिसिन आती है, बुखार खांसी जुकाम की, बहुत कम उनकी कीमत होती है। पैरासिटामोल है बहुत सस्ती मेडिसिन है, उसकी जेनेरिक मेडिसिन चल गई हैं आजकल तो बहुत सस्ती होती है। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड है, मतलब अगर हम 10,000 रुपए पर मंथ कमाते हो सकता है हमारे 1,000 रुपए 500 रुपए दवाइयों में जाए, बाकी हम अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस में यूज करते हैं। परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम स्पेंड उन पे बहुत कम होती है, इसलिए भी वो क्या होती है, नेसेसिटीज हमारी इनइलास्टिक होती हैं। मान लीजिए बहुत पूरी 10,000 का नमक आ जाए तो शायद हम मर ही जाएंगे। हम नमक के बिना तो वैसे मर रहे हैं और इनकम स्पेंड करते हैं तब भी मर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए आपने देखा होगा नमक जैसी चीजों पे, दवाइयों पे सरकार की बहुत पैनी नजर होती है। आपने कभी देखा है कि नमक को होल्ड करके आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कभी क्रिएट की गई हो इकोनॉमी में? नहीं। अगर नमक की कभी बोरियों को छुपाया भी नहीं जा सकता, वो लोग मोनोपोली नहीं कर सकते, क्योंकि नमक का कानून, जैसे आपने गांधी जी की दांडी यात्रा देखी थी, उसमें नमक का लॉ उन्होंने तोड़ा था। अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक को कंट्रोल कर लिया था। तो हिंदुस्तान ने विरोध किया था, गांधी जी ने विरोध किया था। किस लिए किया था? क्योंकि नमक एक एसेंशियल कमोडिटी है और उस पर टैक्स लगा नहीं सकते आप बहुत ज्यादा, उसको बहुत महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे नॉर्मल जनता यूज करती है, इसीलिए नमक कभी महंगा नहीं होता है, आपने देखा होगा। ठीक है। देन टाइम गैप आपको समझ में आना चाहिए। नॉर्मली कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजें समय के साथ साथ उनके सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं। जैसे सपोज आज एक स्नैक हमारे बीच है, सिर्फ कुरकुरे हैं। सपोज सबसे पहली बार हमारे कुरकुरा है, उससे पहले मेरे आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी, उस समय फ्राइम्स आते थे। अगर आपकी मम्मी वगैरह किसी ने खाया हो, आपके घर में जो मेरी एज के लोग हैं उन्होंने खाया हो, तो फ्राइम्स आते थे। फ्राइम्स जैसी कोई चीज नहीं आती थी, लेकिन आजकल गड़ी नुक्कड़ पे जो कचरियां बिकती हैं लगभग फ्राइम्स जैसी लगती हैं। तो उस समय मेरे माय फादर वाज इन कोल इंडिया, बहुत दूर से जाके हम लोग एमपी में रहते थे, नदी पार के, हरदेव नदी थी, वहां पार करके वो फ्राइम्स लेने मेरे लिए जाते थे। ठीक है। अब तो कहीं भी फ्राइम्स मिल जाती, उसके साथ में फ्लाइंग डिस्क भी मिलती थी। उस समय क्या था, अब टाइम गैप आ गया है, देखिए, तो अब बहुत सारी चीजें मिल गई, मतलब हम वो चीज तो मैं भूल ही गई। इस तरह मैगी है आपकी, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका एक क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं। हो सकता है बिल्कुल उसके टेस्ट जैसे ना हो, लेकिन नूडल्स बहुत सारे, हम मैगी ना भी मिले हमें तो कई बार हम दूसरे नूडल्स भी खरीद के खा लेते हैं। तो टाइम गैप होने के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं और दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हमें मिल जाते हैं, तो हमारी उस किसी भी चीज की डिमांड इलास्टिक हो जाती है। ऐसे ही आपकी मेडिसिन है, शुरू में जब मेडिसिन निकलती है तो वो एक विशुद्ध फॉर्म में निकलती है, उसकी जेनेरिक फॉर्म, जेनेरिक यानी ऐसे ही फॉर्म लेकिन सस्ते रूप में मिलते हैं। उसे लोकल जो लोग हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं और वो थोड़े महंगे नहीं होते, वो पहली वाली मेडिसिन सस्ते होते हैं। तो मान लीजिए पैरासिटामोल जैसी मेडिसिन जब शुरू में निकली होगी बुखार की, बहुत महंगी रही होगी, उसके बाद वो सस्ती होने लग गई, दूसरे कंपनी भी इसको बनाने लग गई। और बहुत सारी है, जैसे इलेक्ट्रॉल है, ORS का जो घोल है WHO देता था, अब वो बहुत सस्ती है, अब दबक चीनी का घोल भी पी लो, और बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स सारे लग गई हैं। तो क्या समझ में आया, टाइम गैप होने के बाद चीजें अपने आप सस्ती होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए आप, शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स निकले थे रेफ्रिजरेटर एक ही था कोई, उसके बाद बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स निकल गए। तो टाइम गैप के साथ हमारे पास सब्स्टिट्यूट होते हैं और वो डिमांड उसकी इलास्टिक हो जाती है। यानी जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड, जितने कम सब्स्टिट्यूट उतनी कम इलास्टिक डिमांड। अब इसके प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना अभी के लिए आपके बहुत है। आप आसपास देखिए इलास्टिसिटी कैसे काम करती है, आप हर चीज में देखिए। ये बुक मेरे लिए इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। अगर ये आउट ऑफ प्रिंट है तो इसका मतलब क्या है, वो इनइलास्टिक है।
मतलब ये तो खरीदनी ही है चाहे ज्यादा इसकी कीमत हो। देखा ना एंटिक्स के दाम कितने ज्यादा होते हैं। कोई पुरातन विभाग की कोई बहुत प्राचीन मूर्ति, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं, इसलिए वो बहुत महंगी है। लेकिन अगर हम ही अभी मूर्ति बनाना शुरू करें, हमसे कोई नहीं खरीदने वाला भाई, 5 रुपए भी कोई नहीं देने वाला, अरे छोड़ ना, क्यों खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई राजा चोला के टाइम की, मोहनजोदड़ो के टाइम की कोई मिल जाए मूर्ति, तो सब लोग खरीदने भागेंगे, उसे करोड़ों अरबों रुपए में पेंटिंग बिक जाएगी। ऐसे ही लियोनार्डो डा विंची की कोई पेंटिंग हो, जैसे मोनालिसा उन्होंने बनाई, ऐसी कोई पेंटिंग अभी कोई ढूंढ ले, वो बहुत महंगी बिके क्योंकि वो रेयर है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं, यानी कि जिसका सब्स्टिट्यूट ना हो, वो रेयर चीजें होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी नहीं होती, वो इलास्टिक नहीं होती, यानी इलास्टिक यानी चेंज कर सके। बहुत इजी है ये, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।